नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष सारंग। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे लद्दाख लेह की। हमारे साथ सीधे लद्दाख से जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट गुलाम नबी जिया साहब। अभी पिछले बीते शुक्रवार को लद्दाख के लेह में हजारों लोग सड़क पर उतर आए थे। आखिर मसला क्या है? क्यों सड़कों पर हजारों लोग उतर आए? उनकी मांग क्या है? तो हम जानना चाहेंगे गुलाम नबी जिया साहब कि पूरा मामला क्या है, ये पहले आप बताएं। लेकिन आगे चलने से पहले 1 मिनट आपको रोकेंगे। कुछ वीडियो क्लिप मेरे पास हैं, वो हम अपने ऑडियंस को, दर्शकों को पहले दिखाना चाहते हैं, फिर हम बातचीत की शुरुआत करेंगे। रहेंगे और हमें उम्मीद है आने वाले कुछ ही दिनों में या महीनों में हमारी जो डिमांड है वो पूरा हो जाएगा और लद्दाख में फिर से शांति आ जाएंगे और लोगों को तसल्ली होंगे। और मैं ज्यादा वक्त में लेते हुए आप सभी का जिया साहब, मेरे पास 2 वीडियो क्लिप थे। उसके जरिए मैंने ये दिखाने की कोशिश की है अपने दर्शकों को कि वहां कैसे लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे थे और अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे। पूरा मामला क्या है? चूंकि आप लद्दाख से हैं, जो जमीनी हकीकत है उसे आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा लद्दाख के बारे में बताऊंगा। जब इंडिया जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस वक्त लद्दाख की अपनी एक अहमियत थी। खासकर मैं ये कहूंगा कि जब 1947 में जब लद्दाख आज़ाद, मतलब पूरा भारत आज़ाद हुआ, तो उस वक्त जो है लद्दाख बहुत बड़ी रुतबे में था। तो लेकिन जो इस वक्त जहां से हम बात कर रहे हैं, कारगिल, लद्दाख में इस वक्त आपको 2-3 बॉर्डर मिलेंगे। एक तो चीनाब बॉर्डर सबसे बड़ा परेशानी आज भी है और पहले भी था। दूसरी तरफ ये पाकिस्तान है जो 120 किलोमीटर के एरिया में जो बॉर्डर पड़ता है। तो ये 2 बॉर्डर जो यहाँ पर पड़ते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कई स्टेट होते हैं, जैसे आपने देखा कि जम्मू कश्मीर स्टेट भी, हिमाचल भी है। तो ये सारी जो है लद्दाख जो है स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से भारत के लिए बहुत बड़ी चैलेंज है लद्दाख। तो लद्दाख जो है वो, यह सब 1 मिनट, अब फ्रेम में जरा फ्रेम से कट रहे हैं, अब थोड़ा सेंटर में आए थोड़ा। जी, अब ठीक है। तो फिर सर उसके बाद जो है सर लद्दाख जो है वो जम्मू कश्मीर के जो 3 खित्ते थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 3 रीजन्स थे। तो इनमें जम्मू कश्मीर के अंडर काम कर रहे थे, लेकिन उस वक्त जो है अपनी एक मतलब एक अलग आइडेंटिटी थी, एक जान पहचान थी। लद्दाख एक टूरिस्ट हब बन गया क्योंकि लद्दाख काफी बिछड़ा हुआ एरिया था, तो पूरा हिली एरिया है। तो लद्दाख में अच्छी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, लगभग 3 लाख के करीब पॉपुलेशन जाती है, लेकिन एरिया जो है बहुत बड़ा है। तो बॉर्डर भी थे, तो डिफेंस के लिहाज से हर तरीके से तो लद्दाख की एक अपनी आइडेंटिटी पहचान थी, एक अपनी जान पहचान थी। लद्दाख के लोग खुश थे, लेकिन बीच में एक लोगों में एक जुनून सा आ गया। वो ये आ गया कि भाई हमको कश्मीर से अलग कर दो। जिस तरह जम्मू वालों ने कहा कश्मीर से अलग कर दो, ये एक बीच में जुनून पैदा हो गया। तो लद्दाख ने बहुत पहले से मांग किया यूनियन टेरिटरी की। तो लद्दाखी लोग जानते भी नहीं थे यूनियन टेरिटरी क्या होती है, क्योंकि पहले स्टेट के अंडर था तो सब कुछ फैसिलिटी यहाँ पर थी। बोला भाई यूनियन टेरिटरी आने के बाद आपको फैसिलिटी मिल जाएगी। तो कुछ भी हुआ, काफी जदोजहद किया यूनियन टेरिटरी के लिए, कई जाने भी जाया हो गई। उसके बाद जो है 1 अक्टूबर को जो है 2019 को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दी गई। 5 अगस्त 2019 को करने के बाद 1 अक्टूबर को यहाँ पर यूनियन टेरिटरी बढ़ गई। तो लद्दाख को यूनियन टेरिटरी दिया गया विदाउट लेजिस्लेचर नहीं था। वरना यहाँ पर जो है 2 MLC 2 MLA होते थे, 1 MP होता था, लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती थी। इसके अलावा जो है 1995 में जो है उन्होंने LHDC, लद्दाख डेवलपमेंट काउंसिल उन्होंने बनाया। जिस तरह से हमारा पंचायत है, उनका भी एक किरदार होता था। तो उसमें 26 काउंसलर होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट से, 26 ले थे, उनका भी एक किरदार था। इस तरह के से 5 जो है वहां पर ये थे, MLA होते थे, MLC होते थे। तो लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद गवर्नमेंट ने एक अजीब व गरीब डिसीजन ले लिया, भारत सरकार ने। यानी भारत सरकार ने तमाम कोई MLC नहीं होगा, MLA नहीं होगा, सिर्फ MP होगा और
कौशल होगी, कौशल भी बड़ा नाम है, यानी कौशल को अभी तक कोई पावर नहीं दिया है। इसके अलावा जो है लद्दाख का जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, वो बहुत ही सेंसिटिव था। मतलब लद्दाख जो है बहुत, एक तो कम पॉपुलेशन था, तो यहाँ पर जो है जमीन जो है वो पूरा 95% जो रूरल एरिया में पड़ती है। तो अब लोगों को जब डिक्लेयर हो गया, जब यहाँ पर यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर हो गया, तो अब ये खदशा हो गया कि बाहर से लोग आ जाएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति जो है जमीन खरीदेंगे, तो यहाँ के कल्चर को खतरा है। ये तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर कोई जो है लिटरेचर नहीं था, यहाँ का कोई ट्रेडिशन को खतरा था, जबान को खतरा था। आम लोगों का ये कहना है कि हम चलते हैं, वहां पर जो है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी, बाद में हिंदू बन गए। तो अब लोगों में एक ये हो गया, भाई 6 शेड्यूल मांग रहे हैं। 6 शेड्यूल जो है वो हमारे जो आर्टिकल 244 के तहत जो है इसमें प्रोटेक्शन है, यहाँ की जॉब का प्रोटेक्शन है, लैंड का। तो अब लोगों ने ये सोचा कि भाई ये जो यूनियन टेरिटरी लिया है वो फायदे के बजाय नुकसान है। तो उन्होंने 4 डिमांड रखी है। उस 4 डिमांड में तमाम लेह और करगिल, यानी लद्दाख के 2 डिस्ट्रिक्ट है, लेह और करगिल, उसमें जितने भी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन थे, पॉलिटिकल थे, सोशल, सब एक हो गए सिवाय बीजेपी के। भारतीय जनता पार्टी के अलावा 7 ने मिलके एक कमेटी बनाई, एपेक्स लद्दाख के नाम से बनाई। ऑल पार्टी है वो। तो करगिल में जो है वो केडीए, करगिल डोमेस्ट्री अलायंस से बनाया। तो उन्होंने मिलजुल के 4 पॉइंट रखे। पहला पॉइंट है कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाएगा। दूसरा है कि लद्दाख की जो अलग एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाई जाएगी। तीसरा पॉइंट यह है कि लद्दाख, लेह और करगिल में हमेशा फसाद हुआ है, क्योंकि करगिल जो है मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेह जो है बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है। इनमें वो एमपी की सीट को लेकर हमेशा कुछ न कुछ पंगा होते रहता है। तो उन्होंने ये डिमांड किया था कि भाई लद्दाख को जो है वो अलग एक 2 सीटें दिया, लोकसभा की 2 सीटें दिया जाए। तो ये एक चौथा डिमांड है कि जो लैंड है सेफ गार्ड दिया जाए, लैंड को सेफ गार्ड। ये 4 डिमांड लेके बहुत से लोग सड़कों पर आए हैं। यानी आप यकीन नहीं कर, 2019 के बाद से यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का एक एम्प्लॉयमेंट अभी तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। रिसेंटली कुछ क्लास 4 हो गए, कुछ पुलिस हो गए, कोई नहीं है। वरना पहले एक से होता, जम्मू कश्मीर ये जो है जुडिशल सर्विस होता था, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता था, जम्मू कश्मीर सर्विस होता था, जम्मू कश्मीर जो है वो पुलिस सर्विस होती थी। इसमें जो गजेटेड अफसर थे वो अच्छे खासे लड़के मतलब लद्दाख से भी जा रहे थे। लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद गजेटेड अभी तक कोई पोस्ट रिक्रूटमेंट नहीं हो गई। यानी 10 सालों में अभी तक जो है कोई पॉलिसी नहीं बनी है कि रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, रिक्रूटमेंट रूल अभी तक नहीं बने हुए हैं। तो जो लोग जवान जो है जॉबलेस होते जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट का दावा ये था कि भाई 14,000 जॉब है, जॉब नहीं बन रहे हैं। तो कुछ क्लास 4 के जॉब हो गए हैं। इस पर जो है लोग तंग से आ गए। अब लोगों के बेशक यहाँ डेवलपमेंट हो गई, हम ये मानते हैं, तरके सड़क बन गए, रोड बन गए, लेकिन आम आदमी को कोई अभी तक फायदा नहीं पहुंचा हुआ है। तो इसलिए लोग जो है सड़कों पर आगे मजबूर हो गए। लोगों को अब ये गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, वो कमेटी जो है एपेक्स और लद्दाख कमेटी, उसके और एक हाई पावर कमेटी बनाई। 2-3 बार दिल्ली में बुलाया गया, एमएचए में मीटिंग होगी, कोई हल नहीं निकला। यानी मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री जो है 6 शेड्यूल देने के हक में नहीं है। लेकिन इधर से मेंबर पार्लियामेंट ने एक स्टेटमेंट दिया, उसमें कहा कि भाई हम दे रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें जो है जो लद्दाख के हक में है वो, क्योंकि 6 शेड्यूल जहां पर है वहां पर एलएचडीसी दोनों के साथ नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। इस मसले को लेके आपने देखा कि 3 तारीख जो प्रोटेस्ट हो गया, प्रोटेस्ट जो है ये एक रेफरेंडम था। यानी तकरीबन मैं कहूंगा 99% लोग जो है इस हक में थे। तो ये पहली बार प्रदर्शन इतने जोरदार ढंग से हुआ है, या इसके पहले भी आंदोलन चल रहे हैं छिटपुट तरीके से? पहला आंदोलन तो खुशी का आंदोलन हुआ था जब यूटी मिला, उसको ऐसे आंदोलन हुआ था लेह में, करगिल में नहीं हुआ था। करगिल डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमेशा यूटी के खिलाफ रहा है, क्योंकि करगिल जो है, करगिल और द्रास जो है जो कश्मीर के बिल्कुल नजदीक है। तो उनका जो माहौल है, जो तहजीब है, वो कश्मीर से मिलता है। जो उनका मांग यह था कि हमको कश्मीर के साथ रखा जाए। लेकिन जब यूनियन टेरिटरी अलग हो गई तो लद्दाख में जश्न मनाया गया। उसका भी 100% लोग जो है वो पोलो ग्राउंड में नाचने लगे, बहुत खुशियां मनाए, उन्होंने बोला यूटी मिल गई। उस वक्त एक आंदोलन हुआ था खुशी का। लेकिन आस्ता आस्ता पता चला कि यूनियन टेरिटरी जो है वो उनके खिलाफ है, उनके जो है वो रोजगार के खिलाफ है। वहां बाहर का पति जमीन खरीद कर लद्दाख को कंगाल कर सकते हैं। तो उनके अलावा उनको ये डर हो गया कि भाई हमारा कल्चर खत्म होगा, हेरिटेज खत्म होगा। तो अब लोगों को पता चला कि यूनियन टेरिटरी में ना हम रजिस्टर है, ना कोई हमारा मतलब गरीब आवाम के लिए ना कोई एमएलसी होगा, ना एमएलए होगा, ना कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ कौंसल पे पावर नहीं है, बड़े नाम रखा। अब लोग जो है तंग आ गए। उसके बाद जो ये सबसे बड़ा जो है ये एजुटेशन है कि लोग जो है गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। जी 2019 में सरकार ने क्या कौन कौन से वादे किए थे जो पूरे नहीं हुए?
भारतीय जनता पार्टी ने जो इलेक्शन लड़ा था वो यूटी को लेकर, यूनियन टेरिटरी को लेकर ही लड़ा था। इन्होंने कहा था यूनियन टेरिटरी देंगे, हम आपको कश्मीर से आजादी देंगे। यानी लोगों के दिमाग में यह था कि हम कश्मीर से आजाद हो जाएंगे तो हमारा अपना एक ये बनेगा, आइडेंटिटी बनेगी। लेकिन लोग नहीं जानते थे यूनियन टेरिटरी क्या है। लेकिन जब यूनियन टेरिटरी बन गई तो इसमें कुछ ऐसे रूल आए, जैसे आपको मैंने कहा कि अब लोग बड़े परेशान है, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, लोग कुछ सिक्योर ही नहीं हो सकते हैं, लोगों को अपना उनका फ्यूचर नजर, खासकर नई जनरेशन की फ्यूचर नजर है। मेरे ख्याल कि जैसे डेवलपमेंट काम बहुत हो गए हैं, जैसे आपको मैं कहूंगा एपेक्स जो बचत आती है, हमारी जो बचत होती थी, जो पोषण की बचत जो ट्रिपल काफी हो गई, लेकिन अस्पताल बन गए, स्कूल बन गए, हर चीज बन गया, लेकिन लोगों में शांति नहीं, चैन नहीं, लोग फ्यूचर खतरे में, कल्चर खतरे में, ये रोजगार खतरे में। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है अभी बनने में गवर्नमेंट का एक कहना है आस्ता आस्ता बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये लद्दाख के लिए अभी तक जो है जो गजटेड जो पोस्ट होते रहे, जैसे IAS है, KS है, KPS है, वो सारे लद्दाख के लिए बंद हो गए। लद्दाख को अब कह रहा है आपको ऑल इंडिया के साथ लड़ना है, जबकि पहले ऐसा होता था, जम्मू कश्मीर होता था तो कम से कम लद्दाख के जो है कम से कम साल में जो है 10 लड़के जो है वो कश्मीर पुलिस में जाते थे, जज में जाते थे, बल्कि कई लड़के IAS में भी आते थे। लेकिन वो हो गया IAS लेवल का, लेकिन जो स्टेट लेवल के जो पोस्ट है वो सब जो है इस वक्त खत्म हो चुके हैं। गजटेड पोस्ट अभी तक जो है यूटी बनने के बाद कोई भी गजटेड पोस्ट अभी तक अपॉइंट नहीं हो गया है। अभी तक जो है बड़ी कोई रिक्रूटमेंट नहीं हो गई है। जो पिछले साल की जो पढ़े की रिक्रूटमेंट है वो रिक्रूटमेंट होगी। सबसे बड़ा मसला वही है इसमें। जी, कितने संगठन इस आंदोलन से जुड़े थे और क्या लोकल या नेशनल जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसका भी समर्थन था क्या? इससे अभी जो एजुटेशन रिसेंटली हुआ 3 तारीख, इसमें सारे सिवाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कोई भी बाकी नहीं था। रिलीजियस भी थे, सोशल भी थे, नॉन गवर्नमेंट भी थे, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज भी थी। हर एक पार्टी थी जो थी यहाँ पर थी, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। पूरी आंदोलन में पूरी लद्दाख जो है वो शामिल थी इसमें। तो आर्टिकल 370 आर्टिकल जो है उसको हटाने के बाद और उसके पहले में क्या फर्क देख रहे हैं आप वहां की जिंदगी में, वहां के आम आवाम में? फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है वहां के लोगों को? 370 जो है वो जम्मू कश्मीर की एक आइडेंटिटी थी। हम लोग जब कहीं जाते थे भारत में या कहीं जाते थे, भाई आप लोग कहाँ रहते थे, जम्मू कश्मीर क्या है जी वो, हाँ वहां तो ये अक्सर यह सवाल होता था, भाई आप लोगों को अक्सर सवाल होता है वो क्या हमारा स्टेट है? हाँ स्टेट है जी। वहाँ क्या 370 क्या है? हमारी आइडेंटिटी होती थी। यानी जिस वक्त ये माहिदा हुआ था जम्मू कश्मीर का 370 हमारी एक ऐसी आइडेंटिटी थी। जैसे हमें अगर कोई पाकिस्तान कोई बोलता था भाई आपको आप भारत सरकार ने क्या दिया है, कोई भी आदमी, जैसे मैं मुसलमान फख्र से हमारा 370 है भाई, हमारा खुद अपनी आइडेंटिटी है। बेशक हम भारत सरकार के अंडर एक आइडेंटिटी थी, लेकिन इसको खत्म करने के बाद जो है लोग काफी परेशान हो गए, क्योंकि मैंने कहा ना इस 370 के अंदर जो है बहुत कुछ था। यानी शुरू में तो 370 को आस्ता आस्ता खत्म किया गया। अभी सिर्फ ये भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम नहीं जाते, इल्जाम जो है कांग्रेस थी या नेशनल कांग्रेस थी उस दौर से ही खत्म हो गया। यानी सिर्फ दिखाने के 370 को अगर पूरा रखा जाता तो अलग बात थी, लेकिन 370 को बहुत पहले से खत्म किया गया। 370 के तहत सिर्फ जो है कुछ 40 की 50% आर्मी रखे जाते थे। आर्मी अपना बैंकर परमानेंट बैंकर नहीं बना सकता था, लेकिन जो है कांग्रेस के टाइम में नेशनल कांग्रेस जो भी सरकार यहाँ पर आई उन्होंने 370 के साथ गद्दारी किया है। 370 को खत्म बीजेपी ने किया, लेकिन इसको शुरू जो है बहुत पहले से किया गया। अब जो है जब यूनियन टेरिटरी बन गई तो सबसे पहली झटका तो ये आ गया कि एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद लद्दाख तो अलग थलग हो गया, लद्दाख का तो लेजिस्लेचर भी खत्म हो गया। लद्दाख के लोग अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कोस्टल को पावर जो हिल डेवलपमेंट कोस्टल जो उसको पावर नहीं है, यहाँ का कोई MLA तो बन नहीं सकता है। अब जम्मू कश्मीर में वही हालत है, वहां भी अब लोकल 5 सरपंच है वो भी अब खत्म हो चुके हैं। अब देखो जम्मू की हालत देखो, जम्मू के लोग भी रो रहे हैं, क्योंकि जो सेक्रेट मूव होता था उससे जम्मू की काफी मतलब ये लोग बहुत खुश होते थे, वहां रोजगार होता था। हम देखो अपनी पर्सनली मैंने देखा कि लोग यहाँ काफी परेशान है, कहते भाई 370 के बाद तरक्याती काम बहुत कुछ हो गया है, फ्लाईओवर बन गए हैं, हॉस्पिटल बन गया है, लेकिन आम लोगों को इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। कश्मीरी पंडित खुश होंगे? कश्मीरी पंडित भी तो कुछ एक हिस्सा खुश है, जो रिसेंटली जिनको मतलब ये चढ़ाया गया है वो लोग खुश है, लेकिन आम तौर पे देखा जाए तो वो भी कश्मीरियों का हिस्सा है। अब उनको कुछ, जैसे मैं आपको कहूंगा
किसी को भाई आपको, उनका भी मांग तो वही था, पन्नूर कश्मीर भाई हमको लैंड दे दो, लैंड तो कोई नहीं दे सकी। जब कांग्रेस पे इल्जाम आता था, कांग्रेस ने भी नहीं दिया। अब भी भारतीय जनता पार्टी उनको सेलेक्ट करने के हक में, तो वो भी वहां पर नहीं है, वो भी तो अब आप कुछ, मैंने कहा ना, जैसे लॉलीपॉप कहेंगे या खुश करने के लिए कुछ सरकार, भारत सरकार जो है वो कुछ न कुछ नए प्रोग्राम देती है, सबका साथ सबका विकास के नाम से। मैंने कहा जो तरक्याती काम है वो हो गए, उस पर खुश हो, बाकी इंडिविजुअली रोजगार क्या, इस मसले को लेकर कोई खुश नहीं। धारा 370 हटने के बाद और पहले में मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो वहाँ टेररिस्ट अटैक हुआ करते थे, या जो कुछ जो अमन शांति है, क्या लौटी है पहले से? मेरे अंदाजे में कोई फर्क नहीं हो चुका है। अब पहले एक चीज होता था, पहले आर्मी कम होती थी। अब देखो सरकार का ये दावा है कि हमने टेररिज्म खत्म किया है, लेकिन हम देखते हैं कि भाई कहते हैं कश्मीर में 32 भाई मिलिटेंट है, वो 32 तो पिछले 5 साल से हार रहे हैं, कब कम नहीं होते, कभी आईजी स्टेट में आता है, कभी स्टेट में आता है। लेकिन एक बात है, सिक्योरिटी जो है टाइट कर दी गई है, सिक्योरिटी जो है टाइट कर, जगह जगह आर्मी डिप्लॉय किए गए, पुलिस डिप्लॉय किया गया, इससे जो है वो मिलिट्री एक्टिविटीज ये कम नजर आती है। बाकी टोटली मिलिट्री एक्टिविटीज खत्म नहीं हो गई है कश्मीर में, अभी भी टेररिज्म ये बाकी। अब देखें रिसेंटली जो, लेकिन इस वक्त जो है पहले के, जहां पहले 10 सिक्योरिटी होते थे, आज 40 सिक्योरिटी रखे हुए हैं। पहले की जगह हर जगह सिक्योरिटी जो टाइट कर दी गई है, मिलिटेंसी खत्म नहीं हो गई। वो लद्दाख का जो इलाका है, वहाँ एक तो मौसम की चुनौतियां हैं, दूसरा कि सामरिक दृष्टि से भी वह इलाका बहुत ही संवेदनशील है। ऐसे में वहाँ की जिंदगी के सामने, वहाँ के लोगों के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। ऐसे में जो अभी आंदोलन हुए हैं, तो क्या भविष्य क्या दिख रहा है वहाँ के युवाओं को? आपने बताया कि रोजगार नहीं है, तो भविष्य क्या दिख रहा है? लोग कैसे इन सब चुनौतियों से कैसे सामना करते हैं, और आगे को भविष्य को लेकर क्या उनमें आशा है, निराशा है? डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैंने से पहले ही कहा कि लद्दाख जो है वो एक एहसास है, एक ऐसा एरिया है जहां सबसे पहले तो चाइना का प्रॉब्लम है। तो जो चाइना बॉर्डर है, जो लद्दाख, जो लेह में जो चाइना पड़ता है, काफी जमीन चाइना ने ले चुका है। सरकार इस पे खामोश है बहुत पहले से, आज की बात नहीं है। कांग्रेस के दौर से चाइना आगे आगे आता हुआ है। आज इल्जाम आता है बीजेपी पर, तब भारतीय जनता पार्टी इसमें शामिल नहीं है, कांग्रेस सरकार भी शामिल है। चीन जो है रोज बरोज लद्दाख की तरफ बढ़ते जा रहा है। ये आज जो है कुछ अपोजिशन लीडर इल्जाम जनता पार्टी पे, मैं तो इस हक में नहीं हूं, ये तो बहुत पहले से। मुझे खुद याद है 1986 में मैं इलेक्शन ड्यूटी में गया था चाइना बॉर्डर पे। आज मैं देखता हूँ वहां से कई किलोमीटर चीन आगे आया हुआ है। तो सबसे पहले बॉर्डर तो वो है। दूसरा कारगिल जो है, कारगिल साथ जो है, वो कारगिल वार का आपको पता है, कारगिल वार के बाद जो है फिर कारगिल जो है शांत थे आज तक, कारगिल वार के बाद जो शांत है। लेकिन सबसे पहला मसला यहाँ पर बॉर्डर का है, ये 2 बॉर्डर है। उसके अलावा जो है यहाँ पर जो सबसे ज्यादा सर्दी -55 हुआ है द्रास में 1983 में 10 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया है, -55 रिकॉर्ड किया गया है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। और यहाँ पर जो है 10 से 8 फुट बर्फ पड़ता था। इस साल तो बर्फ नहीं पड़ा, अलग बात है, लेकिन सबसे पहले वो लद्दाख जो है कट जाता है पूरे मुल्क से, यानी नवंबर में कट जाएगा, आपको अप्रैल मई में जाकर रास्ता करेंगे, 6 महीने के लिए रास्ता जो है बंद हो जाता है। ऐसे में एक जो भारतीय जनता पार्टी का दावा है, भाई हमने जोजिला टनल के लिए काम चला हुआ है, वहां पर इस जोजिला टनल बन रहा है, अगर वो जोजिला टनल बनता है तो वादी के साथ कनेक्ट हो जाता है, वादी के साथ जो लद्दाख कनेक्ट हो जाता है, फिर लोगों की थोड़ी बहुत जो है राहत मिल सकती है। वरना जो है लद्दाख इस वक्त भी उसी हालत में है जो पहले था, मौसमी लिहाज से देखा जाएंगे तो। अब जो है टेक्नोलॉजी आई है तो दिन में बर्फ कम पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग से, इसलिए रोड जो है थोड़ा खुला रहता है। अभी देखो रिसेंटली 10 दिन हो गए जोजिला रोड खुला था, नहीं तो ये नवंबर में बंद होता था। ये एक चैलेंज, सबसे बड़ी चैलेंज है। तो इसके अलावा मौसमी चैलेंज सबसे पहली है, इधर से बॉर्डर का भी चैलेंज है, यानी लद्दाख जो है हर लिहाज से चैलेंज है। ऐसे में जब आपका ये कहना है कि युवा क्या करेंगे, युवा भी वही करेंगे जब लेजिस्लेचर नहीं होगा, असेंबली नहीं होगा, सुनने वाला नहीं होगा। आज देखो 10 साल हो गए हैं, 2000 मतलब ये जब से ये यूनियन टेरिटरी बनने के बाद 5 साल हो गए हैं, अभी तक किसी किस्म की कोई यूथ के लिए या कोई पॉलिसी नहीं आई है। टूरिज्म में भी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं आई है कि नई जो पॉलिसी आई है, यानी अभी तक यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर जो है गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अभी नहीं आई है। अभी जो काम चला रहे हैं वो 4 सेक्रेटरी चला रहे हैं, वो सेक्रेटरी भी जो है बाहर से आईएएस अफसर लाए हुए हैं। और कुछ दावा तो ये भी है कि लोगों का ये भी कहना है कि लोकल लोगों को पूछते नहीं है, खुद गवर्नर अपने राज पे कहते, गवर्नमेंट भारत सरकार के इशारे में काम करती है,
ये सारी इल्जामात जो है वो भारत सरकार पे लोगों की आ रही। लद्दाख की कितनी आबादी लगभग होगी? लद्दाख की आबादी 2011 के हिसाब से 2.74 है, 2,74,000 आबादी है 2011 के सेंसस के हिसाब से। क्योंकि आबादी के लिहाज से लद्दाख बहुत ही कम आबादी है, लेकिन रकबा बहुत बड़ा है। भारत सरकार ने तो शायद आंदोलनकारियों को बुलाया है, प्रतिनिधिमंडल को बुलाया है बातचीत के लिए। हाँ, इससे पहले भी 3 बार मीटिंग हो चुकी है, 3 बार बुलाया है। पहली बार बुलाया उन्होंने, बोला भाई सोचेंगे। कल जब बुलाया तो एक अजीब डिसीजन ले गया, बोला भाई रिटर्न में दे दो। इसे अगले जो दिसंबर में जब हाई पावर कमेटी बनाया गया, उनको वहां पर बुलाया गया तो उनको कहा भाई ठीक है, आप जो है अगली मीटिंग तक ये लिखत में दे दो। यानी जब ऑलरेडी लोकसभा में है, ऑलरेडी यहाँ पर मसला उठा हुआ है, तो लेकिन अब ये मरकजी सरकार की ये मतलब ये बात समझ नहीं आ रही है। खुद जो मेंबर पार्लियामेंट है वो लद्दाख के जो चुने हैं, वो काफी काबिल लड़का है, बहुत होशियार लड़का है। उन्होंने भी मांग की है, लेकिन उनका ये कहना है भाई संविधान में इसी शेड्यूल में कुछ बातें काट के लद्दाखियों को दे दो, लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन उसमें नहीं उठाई गई है। हाई पावर कमेटी गई है, मीटिंगें हो गई है, लेकिन कोई राय अमल अभी तक नहीं हुआ है कि इसमें क्या एक्शन ली जाए। इस आंदोलन को लीड कौन कर रहे हैं? इस आंदोलन को 2 कमेटियां बनाई गई। एक कमेटी तो लद्दाख से, लद्दाख एपेक्स बॉडी, जिसके फार्मर जो भारतीय जनता पार्टी जो सीनियर लीडर थे तुप्तन सवांग, जो 2 बार जो है मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं वो, और लद्दाख को फादर ऑफ लद्दाख उनको कहा जाता है, और इस यूनियन टेरिटरी को लीड करने वाला वही आदमी है, तो वो वहां से लीड कर रहे हैं। तो उनके साथ जो है वो दुर्जय लघुक एक है, वो भी काफी पहले वो कांग्रेस में थे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे लीडर हैं, वो लीड कर रहे हैं। तो कारगिल से जो है एक्स मिनिस्टर कमर अली अखौंद जो है इसके को चेयरमैन है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर में मिनिस्टर रहे थे। और दूसरा हाजी असगर करबलाई है, वो कांग्रेस के लीडर रहे। तो ये करगिल में करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस, उसके अंडर जो है सारे पॉलिटिकल रिलीजियस पार्टियां हैं, सब ने एक ही नाम रखा है, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस। ले में एपेक्स बॉडी रखा हुआ है, तो ये दोनों ये लीड कर रही है। इसके अंदर जो है हमारे जो खासकर लद्दाख में 2 बहुत बड़ी अहम है। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन जो लेह में है, वो लेह में हेडक्वार्टर है, वो लीड कर रही है, पूरी रिलीजियस कंट्रोल है। करगिल में जो है मदरसा असना अशारिया, वो जो ये 2 रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन वो भी इसी के अंडर है, तो वो सभी लीड कर रही है। यानी केडीए और एपेक्स बॉडीज को लीड कर रही है। अच्छा, इससे थोड़ा अलग क्वेश्चन मैं आपसे सवाल का जवाब मैं चाहता हूँ। वहाँ हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन को लेकर के क्या है, मतलब सुविधाएं हैं वहाँ या दिक्कत है? मैंने आपको कहा डॉक्टर साहब की हेल्थ सेक्टर में काफी मतलब ये इम्प्रूवमेंट हो गई है। यानी जब से ये 370 हटने के बाद जो है काफी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी हुआ है, ये डॉक्टर्स की ये हो गई है, लेकिन स्टाफ की बहुत कमी है, क्योंकि अभी तक कोई परमानेंट स्टाफ नहीं दिया गया है। एजुकेशन सेक्टर में वही हालत है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, स्कूल बना है, बिल्डिंग बना है, लेकिन टीचर्स की कमी है, लेक्चरर्स की कमी है, या डॉक्टर्स की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने कहा ना, ब्रिज था, पुल था, कड़ी हर चीज में दी गई है, लेकिन स्टाफ की कमी है। फिर वही आ जाता है, आखिर में बात वही आ जाती है। हर चीज में, हर एक सेक्टर में जाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, बिल्डिंगें बनी हुई है, अस्पताल बने हुए हैं, अस्पताल में एयर कंडीशनर रखा हुआ है, यानी जिससे बाहर के उद्योगपतियों को फायदा होता है। आप देखो ना, बिल्डिंग बनेगी ठेकेदारों को फायदा होगा, ब्रिज में ठेकेदारों को फायदा होगा, अस्पताल बनेगी बाहर, लेकिन आम लोगों का फायदा नहीं है। जो भी बना है, स्ट्रक्चर बना है, लेकिन स्टाफ की बहुत कमी है। आगे की योजना क्या है? अगर मांगे पूरी नहीं हो पाती है तो जो आंदोलनकारी है, जो लीड कर रहे हैं, जो नेता हैं, उनकी क्या योजना है? डॉक्टर साहब, हाँ डॉक्टर साहब, आपने ये भी अच्छा सवाल किया। तो जहां तक एपेक्स बॉडी से, क्योंकि आपको पता है मैं इन सब से मेरी अच्छी खासी ताल्लुकात से मिला हुआ हूँ, और मैं तो करगिल वार का पहला जर्नलिस्ट हूँ जिसने करगिल वार को अपने आंखों से देख मैंने कवर किया था। मैं फ्रीलांसर इस काम कर रहा था, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया के लिए। तो लद्दाख का मैं पहला ही जर्नलिस्ट था जिसने ईटीवी के जरिए जो है लद्दाख को मतलब दुनिया के सामने दिखाया। लद्दाख में दूरदर्शन के अलावा कोई चैनल नहीं आता था, कभी कोई आता था एनडीटीवी वाला आता था या आज तक वाला आता था, वो महीने में ऐसा एक बार आता है। लेकिन मैंने ईटीवी जो रामोजी फिलिस्टी से जो ईटीवी बनाया, आज न्यूज़ 18 बन गया है, उस पर तो जहां तक मेरा क्लोज ताल्लुक है, ये
आंदोलन जो है वो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने कहा 99% जो है वो पब्लिक शामिल है, तो कुछ भी हो सकता है। जैसे देखो आपने देखा हमारे जो हमारे 2 ऐसे लीडर हैं जो काफी मतलब इसमें लीड कर रहे हैं। तो उन्होंने ये सोनमार्कचू ने ये जो बहुत बड़े वो स्कॉलिस्ट भी है जिन्होंने लद्दाख को लीड किया था, इन्होंने 19 तारीख से टिल डेथ जो है वो हंगर स्ट्राइक का ऐलान किया। अगर मांग पूरा मैं हंगर स्ट्राइक में जाऊंगा, इस तरीके से क्या पता अभी अगले आने वाले दिनों में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने वही आदमी है सोनमार्कचू जो है वो इंटरनेशनल मतलब ये आइडेंटिफाइड आदमी है, तो उन्होंने रिसेंटली 18,000 फीट खदोला में जाके धरना देने का बात किया था, वो नहीं किया। अब उन्होंने फिर से कल ये ऐलान किया है कि वो 19 तारीख से जो है हंगर स्ट्राइक बैठेंगे जब तक ये मांग पूरा ना हो या वो जब तक मरेंगे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद गुलाम नबी जिया साहब, आपने मुझे वक्त दिया, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, इसके लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद, शुक्रिया। तो दर्शकों, आज की यह बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।